हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले तो ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये चैप्टर क्यों दिया गया है। तो शायद आपको पता होगा या फिर आपको स्कूल में भी बताया होगा कि चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड वो आपकी स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए या फिर जी की एग्जामिनेशन के लिए या फिर नीट की एग्जामिनेशन के लिए या फिर एम्स की एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है? ये चैप्टर पढ़ने के बेसिकली दो रीज़न है। उसमें सबसे पहला रीज़न ऐसा है कि ये चैप्टर में से शायद हमें वो क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि लगभग आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पता होगा कि मोस्ट ऑफ लोगों का ऐसा मानना है कि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो वो क्यों है, वो क्वेश्चन का आंसर शायद आपको ये चैप्टर में से मिलेगा कि वाई फिजिक्स इज सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दूसरा पर्पज़ ये चैप्टर को पढ़ने का ये है कि ये चैप्टर में आपको 11th-12th में जितना भी फिजिक्स का सिलेबस है वो सारा फिजिक्स के सिलेबस का ओवरव्यू ये चैप्टर में दिया गया है। मतलब आपके फिजिक्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सारे चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है ये चैप्टर में। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ अलग लैंग्वेज में, सिर्फ आपको समझने की ट्राई करनी है कि वो क्या है। शायद आपको पता ही होगा ये कौन सी लैंग्वेज में है और कौन सी सेंचुरी का वर्ड है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 15th सेंचुरी का वर्ड है और ये कौन सी लैंग्वेज में है? ग्रीक लैंग्वेज में है। ये ग्रीक वर्ड है तो उसका मीनिंग शायद आपको पता नहीं होगा। ग्रीक में ये वर्ड का मीनिंग होता है फ्यूजिस। उसको हम प्रोनाउंस करते हैं फ्यूजिस। फ्यूजिस वर्ड से उनको हम प्रोनाउंस करते हैं। एंड फिजिक्स जो वर्ड आज हम बोल रहे हैं वो फिजिक्स वर्ड ए वर्ड के बाद में आया है। फ्यूजिस के ऊपर से ही फिजिक्स वर्ड आया है, फिजिक्स। शायद आपको पता ही होगा कि साइंस की 3 ब्रांच होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उसमें आज हम जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं वो है फिजिक्स। ओके, तो व्हाट इज फिजिक्स? उसके बाद जो क्वेश्चन होता है कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स का सिंपल एक वर्ड में अगर हमें बोलना है कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स मतलब होता है नेचर। फिजिक्स क्या है अभी वो मैं आपको बताता हूं। ये रात और दिन का होना, ये इंद्रधनुष का बनना, ये गर्मी और ठंडी का होना, ये समुद्रों में लहरों का बनना, ये मेरी आवाज का आप तक पहुंचना, ये फैन का जलना, ये लाइट का जलना, टीवी में इमेजेस बनना, लाइट को देखना, ये सारा फिजिक्स है। ये सारे फिनोमिना को हम फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स मतलब क्या? फिजिक्स इज बेसिकली लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड, दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो फिजिक्स है बेसिक लॉज ऑफ नेचर। एंड फॉर मी फिजिक्स इज एवरीथिंग। फिजिक्स मतलब सब कुछ। फिजिक्स के बिना हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स के बिना हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स के बिना हम कोई टेक्नोलॉजीज नहीं डेवलप कर सकते। मतलब फिजिक्स के बिना कुछ भी पॉसिबल है नहीं। ओके, चलो अभी हम डिस्कशन करते हैं कि फिजिक्स कौन से 2 मेन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेड है। मतलब अभी तक आपको पता ही होगा कि जितने भी साइंटिस्ट जो भी कंसेप्ट डिलीवर करते हैं या फिर जो भी कंसेप्ट इन्वेंट करते हैं वो सारे कौन से 2 मेन फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेड है। एंड वही 2 प्रिंसिपल के ऊपर हम पहले बात करते हैं कि फिजिक्स के कौन से 2 बेसिक प्रिंसिपल है। फिजिक्स के बेसिक 2 प्रिंसिपल है। उसमें पहला है यूनिफिकेशन एंड दूसरा है रिडक्शनिज्म। ओके, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफिकेशन के बारे में। हम में से ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है या फिर हम में से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है
कि फिजिक्स में जितने भी फिनोमिना है या फिर फिजिक्स में जितने भी लॉ है, क्या वो सारे फिनोमिना को हम कोई एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का गिरना मतलब एप्पल फॉलिंग, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है एप्पल, आपको पता ही होगा। दूसरा है मून का अर्थ के अराउंडिंग में रिवॉल्व होना, मतलब मून रिवॉल्व। उसके बाद में अगर हम देखें तो पेंडुलम का स्विंग होना, पेंडुलम स्विंग। तो ये सारे फिनोमिना को मैं कोई एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, वो लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एप्पल बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है, मून बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये अलग अलग दुनिया के फिनोमिना को हम कोई एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। के दुनिया में जितने भी अलग अलग थ्योरम है, जितने भी अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग लॉ है, अलग अलग फिनोमिना है, क्या हम कोई एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। ओके, यूनिफाई करना, सारी चीजों को क्या करना? यूनिफाई करना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते हैं? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है, क्या अप्लाई होता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप मैग्नेटिज्म में लेंस लॉ के बारे में पढ़ोगे, किसके ऊपर बेस्ड है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझोगे, किसके ऊपर बेस्ड है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में समझोगे, किसके ऊपर बेस्ड है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में समझोगे, किसके ऊपर बेस्ड है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये सारे लॉ को हम कोई एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड यही कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। जैसे मैंने बोला कि लेंस लॉ किसमें यूज होता है? मैग्नेटिज्म में। ऐसे बहुत सारे लॉज है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सिंगल लॉ, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में। बाद में है किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम वोल्टेज लॉ के नेम से भी जानते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद में यूज होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो हम पढ़ते हैं फ्लूइड में। ओके, तो ये सारे लॉ को हम एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, स्टीफन हॉकिंग। शायद सबने उनके बारे में सुना होगा, द लेट एंड ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। वो भी कोई ऐसे ही कोई कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उनका बोलना ऐसा था, उनका मानना ऐसा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये दुनिया में जितने भी फिनोमिना है या फिर ये दुनिया में जितने भी लॉज है, क्या वो सारे लॉ को हमको एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो बहुत करीब भी पहुंच गए थे। उसने अपनी बुक बाद में रिलीज भी की थी। वो बुक का नेम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एक ऐसी थ्योरी जो सारी थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, जो सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। वो बहुत करीब पहुंच गए थे, एग्जैक्ट राइट नहीं थे लेकिन बहुत ही करीब पहुंच गए थे। उसने ऐसा बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये एक ऐसा लॉ है जिसे हम दुनिया में होने वाले, यूनिवर्स में होने वाले सारे फिनोमिना को सिर्फ हम ए लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा बोला था स्टीफन हॉकिंग ने। ओके, बाद में मैक्सवेल, व्हाट अ ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल, जिसने सिर्फ 4 इक्वेशन दिए थे, और वो चारों इक्वेशन ने फिजिक्स की एक एक ब्रांच को उड़ा दिया। मतलब एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन से फिजिक्स की एक ब्रांच को एक्सप्लेन कर दिया। उसने सबसे पहला जो इक्वेशन दिया, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक करके जो फिजिक्स की ब्रांच है वो पूरी ब्रांच को एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिंगल इक्वेशन।
वैसा दूसरा इक्वेशन उसने दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर, तीसरा इक्वेशन उन्होंने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, और फोर्थ इक्वेशन उन्होंने दिया मैग्नेटिक वेव। हर एक ब्रांच में उन्होंने एक इक्वेशन दिया और वही एक सिंगल इक्वेशन से उसने पूरी फिजिक्स की एक एक फील्ड को उड़ा दिया, मतलब पूरे फील्ड को एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिंगल इक्वेशन। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि लगभग सारे साइंटिस्ट ऐसे ट्राई में होते हैं, या फिर हम जनरली ऐसा ही करते हैं कि हम कलेक्टिवली चीज़ों को समझते हैं। तो ये यूनिफिकेशन में हम यही ट्राई करते हैं। ओके, उसके बाद में है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म भी मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। रिडक्शनिज्म मतलब क्या? रिडक्शनिज्म में हम करते हैं क्या है, हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। रिडक्शनिज्म में हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं एंड वो प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड उसके बाद वो इंडिविजुअल पार्ट को हम स्टडी करते हैं। जैसे हम हर एक छोटे पार्ट को स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल, कोई एक गन में से बुलेट फायर हो रही है। बुलेट जब फायर होती है उसके बाद में वो एक यहाँ पे वुडन ब्लॉक है, वो वुडन ब्लॉक के साथ टकराती है। वुडन ब्लॉक के साथ टकराने के बाद वो वुडन ब्लॉक बाजू में एक पेंडुलम है उसके साथ टकराता है एंड बाद में वो पेंडुलम कितनी हाइट पे जाता है वो हमें फाइंड करना है। जब वुडन ब्लॉक मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट के कारण पेंडुलम वहां पे इनिशियली रेस्ट पोजीशन में होता है। जब वुडन ब्लॉक उसके साथ टकराता है बाद में वो पेंडुलम ऊपर जाता है एंड वो ऊपर कितना जाता है, कितनी हाइट पे ऊपर जाता है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम इजीली सोल्व कर पाते हैं नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं। कैसे कि गन में से बुलेट फायर हुई मतलब बुलेट में मोमेंटम जनरेट हुई एंड वो जब बुलेट वुडन के साथ टकराती है तब वो बुलेट की मोमेंटम वुडन ब्लॉक में ट्रांसफर होती है। बाद में वो मोमेंटम किस में ट्रांसफर होती है, पेंडुलम में ट्रांसफर होती है, क्योंकि पेंडुलम इनिशियली रेस्ट पोजीशन में होता है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। बाद में जैसे ही वुडन ब्लॉक पेंडुलम के साथ टकराता है तो वुडन ब्लॉक में से जो भी मोमेंटम है वो पेंडुलम में ट्रांसफर होती है और उसमें जो एनर्जी होती है वो भी पेंडुलम में ट्रांसफर होती है। बाद में पेंडुलम के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है, बाद में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड बाद में वो आगे मूव होता है। वैसे हम एक पूरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं। ये है रिडक्शनिज्म। ओके, तो ये फिजिक्स के मेन दो प्रिंसिपल है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ओके, आगे हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स का क्या स्कोप है, फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर देखा जाए तो फिजिक्स की बेसिकली दो ब्रांच है। फिजिक्स के मेन दो स्कोप है, दो ब्रांच है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक एंड दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। एक होता है मैक्रोस्कोपिक एंड दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। ओके, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जानना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक। एंड माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना समझना, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ओके, मैक्रोस्कोपिक को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, पुराना फिजिक्स, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुराना फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। ओके, एंड माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना, मतलब क्वांटम फिजिक्स, जो एटम की दुनिया होती है वो क्वांटम फिजिक्स। ओके, क्वांटम फिजिक्स। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। तो उनमें से कोई लॉज यहाँ पे लागू होते हैं, उनमें से कोई लॉज यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। तो क्लासिकल फिजिक्स को हम
फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है मैकेनिक्स, उसके बाद में है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और लास्ट में है ऑप्टिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को हम फर्दर 4 ब्रांच में डिवाइड करते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके 11th एंड 12th फिजिक्स के सिलेबस में मैकेनिक्स वाले पार्ट में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं या फिर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। तो मैकेनिक्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, उसके बाद में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में वर्क, एनर्जी, उसके बाद में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ न्यूटन्स, लॉ ऑफ न्यूटन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में पूरा डिटेल में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, इन शॉर्ट मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम साउंड वेव के बारे में यही चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारे जितने भी चैप्टर है, ये सारे जितने भी, इसमें बहुत बड़ी ब्रांच है एक्चुअली, ये सारे बहुत कम टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं एंड वो सारा हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स में। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है, क्लासिकल फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपके साथ हीट के बारे में बात की जाएगी, आपको टेम्परेचर के बारे में बताया जाएगा कि टेम्परेचर क्या होता है, आपको हीट इंजन के बारे में बताया जाएगा, आपको स्टीम इंजन के बारे में बताया जाएगा, आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक लॉ है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत छोटी ब्रांच है, आपके सिलेबस के हिसाब से बेसिकली वो बहुत बड़ी ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो फिजिक्स की तीसरी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स की मतलब क्लासिकल फिजिक्स की तीसरी ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, उसके बाद में करंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में बताया जाएगा, सर्किट डायग्राम, आपको मैग्नेट के बारे में बताया जाएगा, आपको फील्ड के बारे में बताया जाएगा, आपको मोटर के बारे में बताया जाएगा, आपको जनरेटर के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और लास्ट क्लासिकल फिजिक्स की 4th नंबर की ब्रांच है ऑप्टिक्स, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं या फिर उसमें हम कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं। ऑप्टिक्स में आपके साथ लाइट के बारे में बात की जाएगी कि लाइट क्या होती है, लाइट के नेचर के बारे में बात की जाएगी कि लाइट वेव होती है कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में होती है। तो लाइट का नेचर के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है। ओके, उसके बाद में मिरर के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेंस क्या होते हैं, लेंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में आपको प्रिज्म के बारे में बताया जाएगा, प्रिज्म्स के लॉज होते हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। उसके बाद में आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया जाएगा, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स में। इसमें से मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स आपके 11th के सिलेबस में दिया गया है। 11th का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें आपको ये 2 ब्रांच पढ़नी है क्लासिकल फिजिक्स की, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में। फिजिक्स की ये 2 ब्रांच आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़नी है, मतलब ये सारे चैप्टर्स आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में दिए गए हैं। लास्ट है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हमारे साथ एटम की बात की जाएगी,
कि एटम क्या होता है। एटम के बाद में एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में बात की जाएगी कि न्यूक्लियस का नेचर क्या होता है। जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल है वो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बात की जाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, जैसे कि बोसॉन्स, मेसॉन्स, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल है वो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल की बात आपको क्वांटम फिजिक्स में की जाएगी। सेमीकंडक्टर आपको क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये सारा हमें पढ़ना है क्वांटम फिजिक्स में। वैसे बेसिकली ये बहुत कम आपको दिया है आपके सिलेबस में, ये बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सिलेबस है क्वांटम फिजिक्स का, एंड बहुत ही अलग दुनिया है एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। ओके, फिलहाल आपको बहुत कम, थोड़ा ही, मतलब सिर्फ क्वांटम फिजिक्स की झलक आपको 12th स्टैंडर्ड में मिलेगी। शायद आपको पता होगा केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलेगी क्वांटम फिजिक्स की। ओके, तो ये हमारा है स्कोप ऑफ फिजिक्स। ओके, चलो रफ कर देते हैं ये। उसके बाद में जो दिया गया है वो है कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से कैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी अगर ये दोनों को मिलाया जाए, ये दोनों को मिला दे, तो आपको पता ही है सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कैसे? फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी गिव्स सोसाइटी डेवलपमेंट। ओके, चलो मैं आपको समझाता हूं 2-3 एग्जाम्पल से, शायद आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में स्टीम इंजन थे। आपको पता होगा कि पहले के जमाने में क्या यूज होते थे? स्टीम इंजन। हमको पता है कि स्टीम इंजन की इफिशिएंसी बहुत ही कम हुआ करती थी। वो जमाने में स्टीम इंजन की इफिशिएंसी बहुत कम हुआ करती थी। ओके, तो वो इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी कि ताकि जो स्टीम इंजन है वो स्टीम इंजन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी? न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी। जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हुई, वैसे ही फिजिक्स में एक नई ब्रांच का बर्थ हुआ। एक न्यू ब्रांच बनी फिजिक्स में, वो ब्रांच का नेम था थर्मोडायनेमिक्स। एंड जैसे ही हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिटेल में जाना, तो हमने बनाया हीट इंजन। एंड जैसे ही हीट इंजन बना तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया, क्योंकि हीट इंजन की इफिशिएंसी स्टीम इंजन से ज्यादा होती है। ओके, तो उनका मतलब क्या है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हुई तो फिजिक्स में एक नई ब्रांच का बर्थ हुआ। उसका उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन चिप्स के बारे में स्टडी की। हमने जाना कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सिलिकॉन चिप्स क्या होती है, हमने उसके बारे में स्टडी की। तो एक नई टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ। कौन सी? आपको पता ही होगा। लैपटॉप बने, कंप्यूटर बने, मोबाइल बने, एलईडी टीवी बना, बिकॉज ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर एंड सिलिकॉन चिप्स। ओके, तो जैसे हम फिजिक्स के ऊपर स्टडी करते हैं, फिजिक्स के बारे में जानते हैं, तो क्या होता है? एक नई टेक्नोलॉजी का बर्थ होता है। ऊपर क्या हुआ करता था? अगर हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है? अगर हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करते हैं तो क्या होता है? फिजिक्स में न्यू ब्रांच की बर्थ होती है। अगर हम फिजिक्स में इंप्रूवमेंट करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं, तो क्या होता है? टेक्नोलॉजी में एक नई शुरुआत होती है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, उनके ऊपर हमने स्टडी करी। तो जैसे ही हमने उनके ऊपर स्टडी की, यहाँ पे एक न्यू सिस्टम डेवलप हुई, कम्युनिकेशन सिस्टम।
ओके। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, एट ऑल क्या होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। ओके। टेक्नोलॉजी में अगर आप स्टडी करते हो, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करते हो, तो फिजिक्स की नई ब्रांच बनती है। अगर आप फिजिक्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट करते हो, फिजिक्स में स्टडी करते हो, तो टेक्नोलॉजी में नई ब्रांच जनरेट होती है या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। ओके, चलो उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फंडामेंटल फोर्सेस। कि दुनिया में जितने भी फोर्सेस लगते हैं, जितने भी टाइप्स के फोर्सेस है, वो सारे फोर्सेस ये फंडामेंटल फोर्सेस में काउंट हो जाते हैं। वो कौन से फंडामेंटल फोर्सेस है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, फंडामेंटल फोर्स, तो 4 फंडामेंटल फोर्स है। टोटल कितने हैं? 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। उसमें सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, उसके बाद में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। उसके बाद में है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियस फोर्स। ओके, चलो सबसे पहले दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको शायद पता ही होगा कि यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है, वो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है, ए ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है r, तो उनके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? F = G m1 m2 अपॉन r²। ओके, बहुत ही सिंपल इक्वेशन, आपको पता ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये होता है कि वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक अप्लाई होता है। कि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्लूटो तक लगता है, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ तक लगता है। तो एक्चुअली ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स। उसके बाद में हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। अगर सेम चार्ज पार्टिकल है, जिसके ऊपर सेम चार्ज है, उनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, सेम चार्ज क्या होते हैं? रिपल्स होते हैं। अगर ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक लगता है। और ये है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, चलो उसके बाद में हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स के बारे में। आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, तो आपको यह भी क्वेश्चन होता होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर तो सेम चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, एंड वो दोनों प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए? रिपल्स होने चाहिए। ओके, एंड एटम से बाहर निकल जाने चाहिए, एटम फटना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता है नहीं। वो नहीं होने का रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से रिपल्स होते हैं, वो बात राइट है, लेकिन ये दोनों पार्टिकल के बीच में एक और फोर्स लगता है। वो फोर्स का नेम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। एंड ये फोर्स की वैल्यू वो रिपल्सन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा होती है। इसीलिए जितने भी प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एटम के अंदर ही रहते हैं, या फिर जितने भी न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं सारे एटम के अंदर ही रहते हैं, वो एटम से बाहर निकलते हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, दे आर डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। वो चार्ज के ऊपर डिपेंड होता नहीं है कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है नहीं। वो कोई दो पार्टिकल के बीच में लगता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो किसके किसके बीच में लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ओके, उसके ऊपर कौन से चार्ज है उसके साथ उनका कोई लेना देना होता है नहीं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, ये फोर्स के कारण ही एटम क्या रहता है? स्टेबल रहता है। न्यूक्लियस क्या रहता है? स्टेबल रहता है। अगर ये फोर्स नहीं लगता है तो ये दो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। ओके, बहुत ही कम डिस्टेंस पे ये लगता है, बहुत ही कम डिस्टेंस में। आप इमेजिन कर सकते हो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन होते, वो दो प्रोटॉन के बीच में ये फोर्स लगता है, मतलब ये है शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, दूसरा ये है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जितने भी फंडामेंटल फोर्स है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो दो पार्टिकल को बाउंड रखने का काम करता है। ओके, इसलिए वो जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस है वो फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप बहुत कम पढ़ोगे, मतलब आपके 11-12 स्टैंडर्ड में आप बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हो। वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली कौन से पार्टिकल के बीच में लगता है? जब बीटा रे का डिके होता है, जब कोई भी पार्टिकल का डिके होता है या फिर जब कोई भी पार्टिकल में से रेडिएशन का इमिशन होता है, तब वो पार्टिकल के बीच में वीक न्यूक्लियस फोर्स लगता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, कि जब कोई भी पार्टिकल में से बीटा रे का डिके होता है तब क्या होता है? तब न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन डिसअपियर हो जाते हैं एंड वो न्यूट्रॉन डिस्प्लेस होता है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रिनो से। समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये क्वांटम फोर्स है, क्वांटम दुनिया का फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब वो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है। ओके, ये कब देखने को मिलता है? जब बीटा रे डिके होता है, जब रेडिएशन इमिशन होता है, कोई बॉडी का रेडिएशन होता है, तब ये फोर्स दो पार्टिकल के बीच में देखने को मिलता है। वो दो पार्टिकल कौन से होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, चलो उसकी हम बात करें तो ये भी शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मतलब 10⁻⁻15 to 10⁻⁻18 मीटर की रेंज में ये फोर्स एप्लीकेबल है, उतने ही रेंज में ये फोर्स लगता है। और ये वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है, वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। ओके ओके, चलो एनसीईआरटी में चारों फोर्स का कंपैरिजन भी किया गया है, हम भी उनका कंपैरिजन करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। उसके बाद कौन सा होता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद में होता है वीक न्यूक्लियस फोर्स। और उसके बाद में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम ये फोर्स को 1 कंसिडर करते हैं तो ये फोर्स होता है 10⁻⁻2। मतलब अगर हम ये फोर्स को 100 से डिवाइड करें, 100 गुना डिवाइड करें, तब ये फोर्स की वैल्यू मिलती है, मतलब ये होता है 10⁻⁻2। अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये होता है 10⁻⁻13, मतलब 1/100000013 टाइम 0, इतना छोटा होता है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो वो होता है 10⁻⁻38, 1/100000038 टाइम्स, उतना छोटा फोर्स होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, और ये चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही जानना है। ये चैप्टर में बेसिकली आपको इतना बताया गया है कि आपके जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड है
उसमें आपके फिजिक्स के सिलेबस में आपको कितना पढ़ाया जाएगा, आपका सिलेबस कितना है, वो चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू ये चैप्टर में आपको दिया है। ओके, चलो अभी हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नेम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तब तक के लिए बाय।